हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर सेफ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशंस। आज हम अपनी 2000 क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, PYQ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उस सीरीज का हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज हम 21st वीडियो से स्टार्ट करेंगे भी। आज हम 21st वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी इट्स व्हाट इज द क्वेश्चंस। 2 किलोवाट, ध्यान रख लेना भाई, आपका ये 10 की पावर 6 है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कंप्यूटर में टाइपिंग में थोड़ा सा इशू रहता है, ठीक है? 10 की पावर 6 है, 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। तो हमारे पास किलोवाट हावर दिया हुआ है। तो किलोवाट जैसे ही हमारे पास जो माइंड में एक नेम दिखता है, तो किलोवाट का मतलब हम पावर से चलते हैं, लेकिन किलोवाट हावर एक यूनिट होती है। 1 किलोवाट हावर जो हमारे पास ये एनर्जी की यूनिट होती है। एनर्जी मीटर हमारे घरों में लगा होता है, जो बिजली का मीटर लगा होता है उसे एनर्जी मीटर बोलते हैं। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है हमारे पास एक यूनिट, एक आपका जो एक तरह से जो डोमेस्टिक मीटर्स है, ठीक है, उनकी एक रीडिंग को बोलते हैं कि इतनी यूनिट निकाल दी, ठीक है? तो ये हमारे पास इस तरह से रहता है। लेकिन यहाँ पे फिर हमें किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास बेसिक पता होना चाहिए हमें, पावर इज इक्वल टू W/T होता है। पावर इज इक्वल टू W/T। पावर की यूनिट क्या होती है जनरली? SI यूनिट होती है वाट। जूल की SI यूनिट जूल होती है, वर्क की। और हमारे पास टाइम की होती है सेकंड, ठीक है? तो हमारे पास अगर मैं लिखूं 1 वाट बराबर 1 जूल 1 सेकंड, तो 1 जूल के बराबर क्या आ गया? 1 जूल के बराबर आ गया हमारे पास 1 वाट, ठीक है? 1 सेकंड, ठीक है? वाट सेकंड, एक लिखो ना लिखो, 1 से गुणा करेंगे वही चीज आएगी। तो 1 वाट सेकंड, तो यानी अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया? 1 जूल बराबर इतने वाट सेकंड है, ठीक है? तो अल्टीमेटली हमारे पास ये वाट सेकंड में, जूल का मतलब वाट सेकंड में बदलना है, ठीक है? तो 1 जूल के बराबर क्या होता है? वाट सेकंड होता है। तो 1 जूल का मतलब वाट सेकंड। तो 2 किलोवाट हावर को हमें बदलना है वाट सेकंड में, ठीक है? तो 2 किलोवाट हावर्स हमें कन्वर्ट करना है जूल में या फिर वाट सेकंड में, एक ही बात है भाई, ठीक है? तो ये आपको अगर पता है दोनों सेम थिंग है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो 2 को सीधा 2 लिखा, ठीक है? यहाँ पे किलोवाट है, यहाँ पे क्या था? वाट है। तो किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 1000 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? और हमारे पास ये हावर है, हावर को सेकंड में बदलेंगे तो आपका 3600 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है? तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 7 पॉइंट आपका 2 10 की पावर 6 जूल या वाट सेकंड, ठीक है? तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4th वन भी, ठीक है? क्लियर है सभी को? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिगार्डिंग कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि किसी भी चार्ज के कारण एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम हो और उस पोटेंशियल पे हमारे पास जो वर्क डन होगा वो 0 होता है अभी, ठीक है? और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है? तो हमारे पास हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन ए सरफेस। तो ये हमने सरफेस मान लिया भाई, ठीक है? ये हमने एक सरफेस मान लिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सेम पोटेंशियल है, यानी V की वैल्यू सेम है। ऐसा एक पॉइंटों का, एक पॉइंट्स का एक कॉम्बिनेशन, एक पॉइंट्स से, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है एक सरफेस एरिया जहां पर पे पोटेंशियल सेम है। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, 0 होगा। बिल्कुल सही बात है ये। तो नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है? तो आपका ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? हमें नॉट ट्रू बताना है, जो गलत है कौन सा है, ठीक है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है? इक्विपोटेंशियल सरफेस की मान लीजिए ये हमारे पास चार्ज है, ठीक है? और इसके चारों आर डिस्टेंस पे, अगर इक्वल डिस्टेंस पे हम एक स्फीयर बना लेंगे, जैसे कि पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के चारों इक्वल डिस्टेंस पे हम कुछ ले लेंगे, जैसे कि फुटबॉल के सेंटर पे हमने कुछ रख दिया और फुटबॉल का जो सरफेस एरिया है वो क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, ठीक है? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो रेडियली आउटवर्ड होगी, बिल्कुल। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज था तो, ठीक है? तो इस तरह से, तो ये पोटेंशियल सरफेस ये था भाई। पोटेंशियल सरफेस हमारे पास इस पोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नो वर्क डन इन मूविंग चार्ज अलोंग ए सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपका वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। जैसे कि हमारे पास ये मान लिया ए पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया बी, ठीक है? तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या होगा? W/Q, ठीक है? W/
क्यू रहेगा। तो हमारे पास वी ए माइनस वी बी क्या है, 0 मल्टीप्लाई क्यू, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ये बात बिल्कुल सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस सफेरिकल, इक्विपोटेंशियल सरफेस सफेरिकल बना हुआ है, देखो इसमें बनाया हुआ हमने, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऑलवेज सफेरिकल नहीं होता भाई। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल आ रही है, कहीं से काफी दूरी से आ रही है, तो वो पैरेलल हो जाती है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल आ रही है, या एक इनफाइनाइट हमने एक चार्ज सेट ले लिया इस तरह का, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होगी, तो पैरेलल के परपेंडिकुलर हमारे पास एक सरफेस बन जाएगा, ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा ये। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा स्फेरिकल नहीं होती, ये प्लेन जो है ना, बिल्कुल प्लेन रहेगा, ये प्लेन हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा इस केस में। ठीक है, तो फोर्थ कंडीशन जो हमेशा सही नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ आंसर रहेगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, रिजल्टेंट capacitance of combination of two or more capacitor increase when they are connected in। ठीक है भाई, ज्यादा कैपेसिटेंस कब होगा, दो कैपेसिटर है। ठीक है, दो कैपेसिटर उनको सीरीज में जोड़ दिया भाई। ठीक है, एक कैपेसिटर ये C1 ये होगा, दूसरा कैपेसिटर C2 ये होगा। ठीक है, इनका सीरीज का जो टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, सीरीज में रेसिप्रोकल सम होता है भाई कैपेसिटेंस के केस में, बट रेजिस्टेंस के केस में आपका डायरेक्टली सम होता है। ठीक है, तो सीरीज में हमारे पास क्या आएगा, 1/C1 प्लस में 1/C2। अगर ये पैरेलल में होते, पैरेलल में एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, ऐसे अगर ये होते, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या होता, इनका जो सम होता है C1 C2 का, वो अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, तो C पैरेलल में हमारे पास C1 प्लस में C2 इस तरह से रहता। ठीक है, तो सीधा जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो पैरेलल में हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा स्क्रीन पे, इफ टू A and B are two object with mass 6 kg and 34 kg having, ठीक है, इनर्शिया किसका ज्यादा होगा भाई, इनर्शिया किसकी वजह से होता है, मास की वजह से होता है। इनर्शिया किसकी वजह से होता है, मास की वजह से होता है। ठीक है, इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया होता है हमारे पास टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी जो टेंडेंसी है स्टेट को चेंज करने की, जैसे रेस्ट से मोशन में जाने के लिए उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो इजीली चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ये मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मास ज्यादा मींस क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो इनर्शिया विल आल्सो। ठीक है, तो इसमें 6 kg का एक ऑब्जेक्ट है और एक 34 kg का है, तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, 6 kg वाला कौन सा है, ए ऑब्जेक्ट है, और आपका बी ऑब्जेक्ट है 34 kg वाला, तो बी ऑब्जेक्ट मोर इनर्शिया देन ए। क्लियर है ना भाई, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। ये रहा, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो स्मॉल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भाई, ये कहता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो हमारे पास सिंपली हमें पता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है। -19 कूलम काफी कम वैल्यू होती है, बट वी ऑब्टेन ए लार्ज करंट इन कंडक्टर, दिस इज ड्यू टू, परंतु हमारे घरों में आपने देखा होगा कंडक्टर है, उसमें से काफी ज्यादा करंट आता है। ठीक है, और चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन पे जनरली हम ये हमने यहाँ पे क्यों पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा होता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिखा होता है। ठीक है, तो फ्लो कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बहुत कम होता है। लेकिन घरों में हम देखते हैं कंडक्टर में काफी ज्यादा चार्ज होता है। उसका क्या रीजन हो सकता है, उसका रीजन हो सकता है, मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी थोड़ा सा हमने यूनिट वॉल्यूम ले लिया इस कंडक्टर का, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। इसमें हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें की संख्या ज्यादा है। तो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टिंग है तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, वो इस इलेक्ट्रॉन को फॉलो करा देगा, यहां से तक आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर स्मॉल, ठीक है, तो फिर रेजिस्टेंस यानी इस इलेक्ट्रॉन को चलने में यहां से यहां तक आने में रुकावट कम है। ठीक है, लेकिन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कम है, रुकावट से वैसे कम हो। ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार से जैसे एक गाड़ी को, ठीक है, हमें लोड करा करके एक गांव से दूसरे गांव में लेके जाना है। ठीक है,
और उस गाड़ी में हमारे पास क्या है कि उस गाड़ी में विरोध कम है, अपोजिशन कम है, मतलब जो रोड है बीच में वो टूटा फूटा नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी है उस रोड पे भी चल सकते हैं, ठीक है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इन कंडक्टर स्मॉल नहीं। नंबर डेंसिटी क्या मतलब होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारे पास इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो बहुत कम होता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया, छोटा सा आयतन ले लिया हमने, ठीक है, उस आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तकरीबन आपका 1 मीटर अगर अगर हम ले लें, ठीक है, 1 मीटर, तो तकरीबन 10 की पावर 28, 10 की पावर अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ठीक है, ये कंडक्टर पे डिपेंड करता है, 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मीटर क्यूब में। तो बहुत सारी संख्या है, इनकी संख्या ज्यादा है, तो मतलब उसकी आपका इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ज्यादा है, मतलब थोड़े से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बहुत कम है, -1.6 10 की पावर -19 कूलम है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी ज्यादा है, इस वजह से करंट हमें ज्यादा मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, इसका फोर्थ आंसर आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका, टू बॉडीज ऑफ मास, इसके क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं भाई क्या दिया हुआ, ठीक है। टू बॉडीज का मास है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए हो गया भाई, ठीक है, और इसका मास है 20 kg। दूसरा हमारे पास कितना मान लिया, ये 5 kg है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बी होगा। दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग होगी मान लीजिए, बिल्डिंग से यहां से गिराया जाता है इनको, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गिराया जाएगा, ठीक है, ऐसे गिराया जाएगा। तो अभी इनका क्या है, दोनों रेस्ट में है अभी फिलहाल, तो इनके पास एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी, ठीक है, मास और उनका ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका हाइट, कितनी हाइट, कितनी बिल्डिंग की हाइट कितनी है जहां पे इनको रखा हुआ है, ठीक है। तो दे एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, जैसे ऊपर से गिरा रहे हैं इनको, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड पे, ठीक है, तो यहां तक किसी भी इंस्टेंट, किसी भी समय अगर देखें तो उनके इक्वल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी, नहीं भाई, क्यों नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो इसका मास कितना है 20 है, इसमें m की वैल्यू कितनी है, पहली में 20 है, एक में क्या है 5 है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा होगी पहले वाले ए ऑब्जेक्ट की। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², मास पे डिपेंड कर रही है, मास तो कम ज्यादा है, मास कम ज्यादा होंगे तो काइनेटिक एनर्जी सेम कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तीसरा मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम हमारे पास होता है mv, ये भी मास पे डिपेंड करता है, मतलब मास एक का 20 है, एक का 5 है, तो मोमेंटम भी सेम नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे कितना लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो ए ऑब्जेक्ट पे भी उतना लगेगा और बी ऑब्जेक्ट पे भी उतना ही लगेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका आंसर रहेगा भाई, ये सेम रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन दिया है भैया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी वर्क डन ऑन पार्टिकल, यानी हमारे पास वर्क W इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, इनिशियल, तो ये वर्क डन की इक्वल होता है। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, इस पे दोनों कैंसिल हो गए, नेट वर्क डन बाय पार्टिकल, नेट वर्क डन ऑन पार्टिकल, तो ये वर्क डन होता है, ये बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है, वर्क डन किसके वजह से होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन पार्टिकल आए, नेट वर्क डन ऑन पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बाहर से वर्क डन करेंगे, यानी ये W की वैल्यू लिखे तो F इंटू डी आएगा, ठीक है, या F डॉट, हम डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये आपका के ई फाइनल, के ई हमारे पास इनिशियल, तो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स होगा तो नेट वर्क डन ऑन पार्टिकल आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम का बड़ा इशू है, ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को यहां से फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आए, यहाँ पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी यहाँ पे 0,
यू लिख सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी अभी कितनी चल रही है, अभी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है इसकी, ठीक है, x मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 1/2m हमारे पास v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी u तो क्या थी, 0 थी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल के बराबर हो जाएगा हमारे पास, किसके बराबर, वर्क डन के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास रहता है, ठीक है। यानी पार्टिकल चल रहा है, अभी मान लीजिए चल ही रहा है, रेस्ट में नहीं है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने कुछ फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो कितना वर्क डन किया हमने उसके ऊपर फोर्स लगा करके, उतना ही किया जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास इसका आंसर आएगा नेट वर्क डन ऑन पार्टिकल्स पे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए डायरेक्ट करंट I flow through a length of infinitely long straight thin walled pipe। पतली दीवार का ऑप्शन देख लेते हैं भाई इसका। पहले देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा टाइम का बड़ा इशू है, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है, ठीक है। तो आपका टाइम का ये मैं आपको बता देता हूँ, इस इशू में आपको ये लगता है कि काफी लेंथी वीडियो हो गया, प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो पहले किसी भी क्वेश्चन को सम करें, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, अपने आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं आता है तो फिर आपके सामने वीडियो है, इसको जो है प्ले कर सकते हो आप, ठीक है, फिर आप इसको प्ले करें। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वॉल्ड पाइप है भाई, ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पाइप है, थिन है, ये पतला है, इसके लिए काफी पतला है, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं, ठीक है, ये काफी थिन है ये, ठीक है। इसमें से क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा, इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये आपका इनफाइनाइट है, ठीक है, नीचे आपका ये काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें बताया गया द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड किसके एक्सिस पे जीरो होगी, या मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां होगी भाई, ठीक है। तो इस पोर्शन पे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इस पोर्शन पे जीरो होगी, या यहाँ पे जीरो होगी, या यहाँ पे जीरो होगी, आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड तो देखिए इस पाइप को अगर हम ऐसे कर ले, छोटा मान लें, ठीक है, इस तरह से, तो आउटसाइड तो ऐसे निकलेगी, ठीक है, हमारे पास ऐसे नॉर्थ पोल से निकलेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, ये करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आउटसाइड तो जीरो होगी नहीं, इसके यहाँ पे जो थिन है यहाँ पे भी जीरो नहीं हो सकती। इनसाइड क्या होगा, इनसाइड केवल इस रीजन पे, इसके अंदर, ठीक है। तो हम लगाते हैं एम्पियर सर्किट अल्लाह, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब लाइन इंटीग्रल, ये जब हमने लाइन ले ली, ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एम्पियर सर्किट अल्लाह, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इस लाइन इंटीग्रल से, इस क्लोज लूप से अंदर कितना करंट है, इसके अंदर करंट कितना है, जीरो है, ये जीरो है। तो हमारे पास क्या आ गया, बी डी एल म्यू नॉट मल्टीप्लाई जीरो, ठीक है, ये इसके अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जीरो है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है, डीएल और ये सारा कुछ हम लिख देंगे, ठीक है। तो मिनिमम थ्रो द पाइप, पाइप के अंदर से क्या होगा, मिनिमम होगा, बट नॉट जीरो, गलत बात है ये, जीरो एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप, ठीक है। इस पाइप के अंदर यहाँ पे जो ये है, इसके अंदर आप कहीं पे भी ले लीजिए, जैसे कि इसको मैं डैश डैश में बढ़ा देता हूं, इसके अंदर आप कहीं पे भी देख लीजिए, यहाँ पे जीरो होगा, चाहे वो एक्सिस हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ये सेकंड वन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये एम्पीयर सर्किट लॉ से क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखिए, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपको पता है जो वोल्टेज लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न इन हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, टू द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। ये स्टेप आपका जो के बोलते हैं इसको, ठीक है, ये के डिसाइड करता है कि आपका ट्रांसफार्मर किस टाइप का है, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंडरी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, तो ये आपका रेशियो बता दिया N1 और ये, तो कितना आ गया हमारे पास, ये बताया इन्होंने, रेशियो बताया है कि प्राइमरी का, ये इसमें लिखा हुआ है कि रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी, मतलब ये प्राइमरी का 1 और ये सेकेंडरी का है। तो प्राइमरी के अंदर टर्न 1 मान लीजिए और सेकेंडरी के अंदर टर्न मान लीजिए 25, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इनको बढ़ा देते हैं,
ठीक है, देखो हमारे पास ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल से हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, और सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट लेते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से, तो वो क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, तो वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, और ये रेशियो कितना है, 1:50, मतलब 25। ठीक है, 25 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज कितना दिया था, 330 दिया था हमने। ठीक है, करंट कितना दिया था, आपका 20, आपका जो है ये 2 एम्पियर दिया था। कितना दिया था, 2 एम्पियर दिया था। ठीक है, तो रेशियो प्राइमरी करंट, द करंट इन ए प्राइमरी कॉइल विल बी, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट कितना है भाई। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट रहेगा हमारे पास, ये करंट सप्लाई टू लोड, लोड को कितना करंट सप्लाई कर रहा है, मतलब सेकेंडरी पे। ठीक है, तो आपका ये सेकेंडरी पे करंट कितना हो रहा है हमारे पास, 2 एम्पियर, यानी आउटपुट करंट कितना दे रहा है, आउटपुट करंट 2 एम्पियर दे रहा है। तो हमारे पास इनपुट करंट कितना होगा, इनपुट करंट उतना होगा, उस इनपुट करंट को 25 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1:25 है। ठीक है, इतना होता नहीं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इनपुट करंट कितना होगा, तो इससे क्या होगा, 25 गुना कम होगा। ठीक है, तो इसको 2 को डिवाइड कर देंगे 25 से। ठीक है, तो 2 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो कितना आएगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.08 एम्पियर, 0.08 एम्पियर। ठीक है, ध्यान रखना है कि लोड से कनेक्टेड है, इनपुट में नहीं है, लोड का मतलब सेकेंडरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमारे पास ये है। अगर ये बोल देते कि इनपुट लोड इतना है, तो आउटपुट लोड कितना होगा, तो इनपुट अगर 2 एम्पियर मान लेते हैं, तो आउटपुट हमारे पास कितना होता है, 2 का 25 गुना यानी 50 एम्पियर हो जाता। ध्यान रख लेना। ठीक है, उस केस में 50 आता, लेकिन यहाँ पे ये लोड से कनेक्टेड बता रखा है, तो इनपुट ये रहेगा। क्लियर है भाई, इसको पॉज करके रिवाइज कर लेना भाई। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज नोन एज ए, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन नहीं सॉरी सेकंड लॉ, सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं। ठीक है, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज आल्सो, यानी कैपलर सेकंड लॉ, सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं भाई। ठीक है, सेकंड लॉ जो हमारे पास एरिया के बारे में बताता है। ठीक है, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि ये सन है और इस सन के और चारों ओर ये अर्थ जो है ना, या कोई प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो सन ये बिल्कुल एक सेंटर में स्थित नहीं है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लीजिए प्लैनेट यहां से यहां तक आया, प्लैनेट यहां से यहां तक आया। ठीक है, कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। ठीक है, और उतने टाइम में जब पास में होगा तो वो यहां से यहां तक आ जाएगा भाई। ठीक है, ये T1 टाइम में ही यहां से यहां तक आ जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक आ जाएगा, तो टाइम उतना ही लगेगा भाई। ठीक है, सिंपल सा बात बताऊं आपको कि सन के सराउंडिंग अगर पास में अगर ये प्लैनेट आता है, तो वो थोड़ा सा जो स्पीड वेलोसिटी है जिसकी वो ज्यादा हो जाती है, बट टाइम इक्वल टाइम में, उतने टाइम में ये जो एरिया कवर किया है इसने, ये इस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो टाइम इंटरवल अगर इक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप करेगा भाई। ठीक है, A1 A2। ठीक है, तो ये एरिया के रिगार्डिंग लॉ है। ठीक है, तो हमारे पास है। तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ पीरियड की, लॉ ऑफ पीरियड होता है थर्ड लॉ भाई, कैपलर थर्ड लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ यही बताता है कि हमारे पास कि वो जो प्लेनेट है या जो अर्थ है वो सन के एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The excess pressure inside a small soap bubble of radius r is proportional to, ठीक है, यानी आपका एक बबल है, सोप की एक बबल है, सोप की इस बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा, तो इसके सोप की इस बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है। ठीक है, वैसे डेरिवेशन काफी लेंथी हो जाएगा, इसको हम जो है कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो सिंपली फॉर्मूला बता देता हूं। प्रेशर क्या होता है, 4 इंटू टी डिवाइड बाय हमारे पास आर होता है, 4 इंटू टी डिवाइड बाय आर, ये फॉर्मूला होता है प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। ये अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूं कि ये एक तरह से जो क्वेश्चन है, चाहे सरफेस टेंशन का हो, कैपिलरिटी का हो, सरफेस टेंशन पे काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बोर आपका जो स्फेरिकल क्यों रहती है, जो रेन ड्रॉप जो है, ठीक है, या वाटर के जो मॉलिक्यूल्स से बनी जो एक ड्रॉप है वो स्फेरिकल क्यों रहती है, सरफेस टेंशन से, या आपका एक तरह से जो
ये प्रेशर से रिगार्डिंग, सोप बबल के रिगार्डिंग, इनसे एक क्वेश्चन आता ही आता है, कपलरिटी राइज से इनसे एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप एक इस क्वेश्चन को श्योर मान के चले, ठीक है। तो इसमें बताया है कि इसके अंदर जो प्रेशर रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, रेडियस आर के। अगर इसकी रेडियस आर स्मॉल है तो क्या होगा, रेडियस और स्मॉल है तो प्रेशर क्या होगा भाई, ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर इसकी सोप की हमारे पास रेडियस काफी बड़ी है, ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फॉर्मूले से ही पता चल रहा है P इक्वल टू 4T डिवाइड बाय R। T क्या है, सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो T इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्टिकुलर सिस्टम गेन द, थर्मोडायनेमिक्स से भी ये क्वेश्चन फिक्स ही मान के चलो आप, श्योर आएगा ही आएगा, ठीक है। और बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, क्या बताया गया इन्होंने, पार्टिकल सिस्टम गेन 200 किलो जूल हीट, यानी हीट सप्लाई कितनी की भाई, हीट सप्लाई Q1 से लिखते हैं 2 के आपका जूल, ठीक है, मतलब आपका 200 किलो जूल उसने सप्लाई कर दी। उसने रिजल्टिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, यानी डेल्टा यू कितना हुआ भाई आपका 129 हमारे पास किलो जूल होगा, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन, W कैलकुलेट करना है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगेगा, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, ठीक है, कि जितनी हमने हीट सप्लाई की डेल्टा Q बराबर हमारे पास डेल्टा U प्लस में डेल्टा W, ठीक है। इसमें यानी जितनी हमने हीट सप्लाई की या तो वो इंटरनल एनर्जी में स्टोर्ड होगी या फिर वर्क डन में, ठीक है। तो हमारे पास ये हीट सप्लाई कितनी दे रखी है, हीट सप्लाई दे रखी है आपका 200 किलो जूल, इंटरनल एनर्जी कितनी है 129 किलो जूल, और वर्क डन कितना होगा भाई, वर्क डन होगा डेल्टा W बराबर हमारे पास 200 माइनस 129 कितना आएगा, डेल्टा W बराबर आपका 71 किलो जूल आ गया, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये शायद इसका ऑप्शन नहीं गिवन था, इसका ऑप्शन नहीं गिवन है भाई, ठीक है। ये सिंपली बताया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है, इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये बोर मॉडल का पोस्टुलेट से दिया है, बोर मॉडल के पोस्टुलेट से गिवन है, इसका मेरे को ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास हम बात कर लेते हैं कि बोहर ने क्या बताया था, नील बोहर ने बताया था कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे एक फिक्स रेडियस से, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे फिक्स रेडियस से, मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट में आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस अलग होगी, ये फर्स्ट ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस अलग होगी, नेक्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस कुछ अलग रहेगी, ठीक है। तो मतलब ऑर्बिट की रेडियस बताई थी और हर ऑर्बिट की एनर्जी लेवल बताया था उसने, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई, और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये भी कैलकुलेट करना बताया था, और इसमें एनर्जी कितनी होगी ये भी कैलकुलेट करना बताया था, ठीक है। तो एनर्जी हमारे पास कितनी रहती है फर्स्ट ऑर्बिट की, ये आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है हमारे पास, ये हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था। तो खैर यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे पूछा हुआ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम सेकंड पोस्टुलेट आपका बोर मॉडल का, ठीक है, उसमें दूसरी बात दी हुई है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए एटम हैविंग एंगुलर मोमेंटम हमारे पास NH डिवाइड बाय 2 पाई, ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू की थी बोर के सेकंड पोस्टुलेट के। तो nth ऑर्बिट की पूछा है तो nth की आ जाएगी, सेकंड ऑर्बिट की पूछा है तो 2h बटे हमारे पास 2 पाई, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्बिट की आ जाएगी, ठीक है। तो nth ऑर्बिट की हमारे पास ये रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो 2 है आपका NH डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, वोल्टेज क्लैंपर के लिए एंड वोल्टेज रेफरेंसर के लिए, ठीक है। तो ये आपका सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है, इसमें आपका जनरल आइडिया यूज होता है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, ठीक है। ये यानी आपका एक वोल्टेज को फिक्स कर देता है ये, ठीक है, एक, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर, हमारे पास पीएनपी एनपीएन होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए काम नहीं होता। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, ठीक है, उसमें काफी ज्यादा फंक्शनलिटीज होती है, लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर का नहीं होता। रजिस्टर्स आपको पता है
कि आपका करंट के फ्लो का अपोज करते हैं। तो जेनर डायोड आपका ये वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे पास ये रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेरी, यानी वेलोसिटी v की इक्वेशन गिवन है। ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये लास्ट वीडियो में करवाया था मैंने, ठीक है। वो खैर रिगार्डिंग हमारे पास फोर्स के रिगार्डिंग था। तो वेलोसिटी रखी पार्टिकल की v बराबर हमारे पास a t प्लस में b, ठीक है। यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकालना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो किस में दिया हुआ है, डेरिवेटिव फॉर्म में दिया है। तो a बराबर मैं क्या लिखूंगा, dv डिवाइड बाय dt, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास d v की वैल्यू है a t प्लस में b, ठीक है, डिवाइड बाय dt। तो t के रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो a बराबर हमारे पास क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a, यहाँ पे t की पावर कितनी है, t वेरिएबल है, ठीक है। t की पावर कितनी है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है। t की पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो रेड्यूस बाय 1, ठीक है। तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 0 प्लस में जो कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को कुछ नहीं आता, कांस्टेंट हमारे पास नेगलेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ गया a, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है तो इसका आंसर आएगा a, ठीक है। तो सिंपल था, सिंपल डिफरेंशिएशन था। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट से हम, अगर इफ हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, x की वैल्यू गिवन होती, तो हम क्या निकाल लेते, v निकाल लेते। v क्या होता है हमारे पास, dx बाय dt होता है। जो x की वैल्यू आती वो फिर हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास dv बाय dt कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कई बार दो बार डेरिवेशन दिया हो सकता है, तो यहाँ पे x लिखा हो तो दो बार डेरिवेशन करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें बताया गया है, इसके ऑप्शन देख लो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन ये आपका इस तरह से गिवन है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर 02 न्यूटन, 10 की पावर 2 न्यूटन है, ये 10 की पावर 5 न्यूटन है, और ये 10 की पावर 3 न्यूटन है, और ये 10 की पावर 4 न्यूटन है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, एक कार मूविंग मास, एक कार है, कार का मास कितना है, 1000 किलोग्राम है, ठीक है। स्पीड कितनी है, मूविंग है, ठीक है। तो अभी मतलब मैं यू लिख देता हूं, ठीक है, यू लिख दो, वी लिख दो, ठीक है। फाइनल कुछ दे लिखा, तो 10 मीटर पर सेकंड सर्कुलर पाथ पे चल रही है। मतलब आपका जो इस पे सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस हमारे पास 10 मीटर है। मतलब हमारे पास ये एक पाथ है, इसकी जो ये रेडियस है जो टर्न की, ये 10 मीटर है। कार यहां से यहां पे ऐसे आ रही है, ठीक है। What must be the frictional force? अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब जैसे कार बाहर की तरफ स्किड करने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स को अंदर रखने की कोशिश करेगा, तो बाहर कितना फोर्स लगेगा, उतना ही लगेगा। देखो फ्रिक्शनल फोर्स, देखो बाहर कब जाएगी, बाहर तब जाएगी ये कि जब बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछा है कि व्हाट मस्ट बी फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए, कार आपकी स्लिप ना हो। तो मैं लिख सकता हूं ये बाहर कितना फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या अंदर वाला फोर्स मान लें सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, ठीक है। तो ये आपका ये फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर रहता है भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, m हमारे पास 100 है, 1000 है थोड़ी, v की वेलोसिटी कितनी है, 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया, और r कितना है, r हमारे पास 10 है, 10 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 10,000 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 10,000 ऑप्शन में कोई नहीं है, 10 की पावर 4 है, ठीक है, 10 की पावर 4, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा, क्लियर है। तो ऐसा ये बैंगिंग और से नहीं था ये हालांकि, लेकिन सर्कुलर ट्रैक से था, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई थर्मोडायनामिक्स से ज्यादा आगे इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, ये रैंडमली मैंने पिक किए थे, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कई एक दो एग्जाम में दो आते हैं, ठीक है, बाकी आता जरूर है, ठीक है। तो इसमें क्या आगे होना है कि आपका 400 जूल वर्क किया गया है, 400 जूल काम किया गया है सिस्टम पे, इसको वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया। जैसे कि ये हमारे पास कोई एक सिलेंडर था, ये हमारे पास बाहर से इसके ऊपर वर्क डन किया गया, इसको कंप्रेस किया गया है, कंप्रेस किया गया एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली मतलब Q0,
हीट का जो ट्रांसफर होगा वो जीरो होगा, ठीक है, एडियाबेटिकली मतलब है। कंप्रेस किया गया है, कंप्रेस किया गया है मतलब वॉल्यूम कम किया गया है, तो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होता है जब हमें सिस्टम काम करके दे, ठीक है, यानी वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम हमें काम करके दे। वर्क डन नेगेटिव मतलब बाहर से हम इसके ऊपर वर्क लगाएं, ठीक है, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ वर्क करके दे। यानी सीधा सीधा बात करें, कंप्रेशन में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कंप्रेशन किया, वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एडियाबेटिकली किया मतलब हीट जो चेंज है वो जीरो है, ठीक है। तो व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, भाई काम तो इसमें हमारे पास इसने इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जो वही फर्स्ट लॉ लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट लॉ में कि Q बराबर U प्लस में W, तो Q तो क्या हो गया, जीरो हो गया। U कितना हमारे पास ज्ञात करना हमें, वर्क डन कितना गया, वर्क डन हमने किया है 400 जूल, 400 जूल किया भाई, 400 जूल बाहर से किया तो नेगेटिव लेंगे भाई, 400 जूल वर्क डन किया है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरफ ये गया तो माइनस यू, माइनस 400 जूल, जीरो से जीरो कैंसल, कितना है हमारे पास, यू की वैल्यू आ गई इंटरनल एनर्जी 400 जूल, ठीक है। तो प्लस का आएगा 400 जूल, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये आंसर रहेगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए चार्ज फॉर 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 16 कूलम प्लस एट ए पॉइंट P, ठीक है, किसी P पॉइंट पे एक चार्ज है आपका, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट चार्ज इन 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में हमारे पास कितने चार्ज इससे निकलेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं से, ठीक है, इज लिखा है, 1 सेकंड नहीं लिखा, इज है, ठीक है। तो टोटल आपके इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। टोटल चार्ज हमारे पास गिवन है, Q की वैल्यू, Q की 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपका माइनस 16 कूलम, ये Q की वैल्यू गिवन है। N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। E Q इज इक्वल टू NE होता है, E मतलब चार्ज होने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N बराबर क्या आएगा 48, ये E है ना, E हमारे पास 1.6, ये E जो है ना इसके डिवाइड में चले जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 48 10 की पावर माइनस 16 कूलम, E की वैल्यू पुट करते हैं, ये कुछ नहीं भाई 48 है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितने पे गया ये 30 पे गया भाई, ठीक है, 16 48 पॉइंट है 10 ये आ गया 30 पे गया, ठीक है। ऊपर 10 की पावर कितना माइनस 16 है, नीचे 10 की पावर कितना है 19 है, ठीक है। तो 19 को ऊपर ले गए 10 की पावर प्लस के 19 हो गए, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया 30 गुणा 10 की पावर, हमारे पास प्लस के 19 है, माइनस के 16 है, तो 10 की पावर 3 बच गया हमारे पास, ये n की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 3 गुणा 10 की पावर 3 नहीं ऐसा तो कुछ ऑप्शन, तो सीधा इसको सिंपली लिख रखा है 3000 या 30,000, इस 3 जीरो को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू आएगी ये, ठीक है। क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट अभी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन में ये भी, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी मैं आपको बता देता हूं कि ये आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, परसेंटेज में निकालनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट क्या होती है, आउटपुट होता है वर्क डन, आउटपुट होता है वर्क डन, और इनपुट में क्या होता है, इनपुट में उसको हीट देंगे, किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट सप्लाई, ठीक है, हीट सप्लाई वर्क डन, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी तो गिवन हमें कितना है 75% है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड मतलब कितनी हीट उसको सप्लाई की या कितनी हीट उसने ली, ठीक है, यानी क्यू, क्यू कितनी ली उन्होंने, क्यू ली हमारे पास 300 जूल, ठीक है। वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू हमें कैलकुलेट करना है भाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, एफिशिएंसी 75 इज इक्वल टू वर्क डन निकालना है हमें, हीट सप्लाई कितने की, हीट सप्लाई हमारे पास 300 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है 100 है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, वर्क डन बराबर कितना है 75 मल्टीप्लाई 3, यानी क्या वैल्यू होगी, यानी 225 जूल वर्क डन, ठीक है। तो ये हमारे पास है,
ठीक है। 300 जूल हमने उसको हीट दी, 75% उसकी एफिशिएंसी है, 225 जूल उसने काम करके हमें दे दिया सिस्टम ने, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल के बारे में था ये, हीट इंजन के बारे में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर ए स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड, ये टेम्पल पेंडुलम होता है भाई, ठीक है। ये रस्सी है हमारे पास, ठीक है, इसको बांध दिए, ये ऐसे ऐसे मोशन में करता रहता है, ठीक है। तो ये एंगल जो है ना, ये एम्पली ये आपका 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है हमारे पास, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे आपका ऑसिलेशन से क्वेश्चन आया है, ऑसिलेशन एंड वेव से क्वेश्चन आता ही है। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास 2π√L/g, ठीक है। इस फॉर्मूले में यानी इसको टाइम कितना लगेगा, एक ऑसिलेशन में यहां से गया है, यहां से ऐसे गया, वापसी आया, तो एक चक्कर लागण में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये L इसकी लंबाई स्ट्रिंग की, ठीक है। पाई कांस्टेंट होता है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, 2π√Lg। इस बोब का जो मास है, जो नीचे हम बाहर लटकाते हैं, इसका मास कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूले में है ही नहीं, तो मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ बोब पे नहीं करता, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम पे, पेंडुलम की लेंथ पे करता है, वॉल्यूम ऑफ बोब पे करता ही नहीं भाई, मास एंड वॉल्यूम नहीं करता, ठीक है। तो इसकी लेंथ पे L पे डिपेंड किया, इसकी रस्सी की लंबाई कितनी है सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेव से दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। 240 वेव्स आपकी कंप्लीट हो रही है 16 सेकंड में, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, जैसे कि ये वेव है, वेव इस तरह से चलती है, ठीक है। तो इस तरह से ये करके ये एक वेव होगी, ठीक है। एक सेकंड में ये कितनी कर लेती है, 200, एक सेकंड में हमारे पास ये 16 सेकंड की बताया हुआ है, ठीक है। तो 16 सेकंड समय दिया जाए तो 16 सेकंड में कितने कर लेती है, 16 सेकंड में कितना कर लेती है, 16 सेकंड में हमारे पास ये वेव कंप्लीट करती है 240। तो एक सेकंड में कितने करेगी, 240 डिवाइड बाय 16 कितना आएगा हमारे पास, 15, ठीक है। तो एक सेकंड में कितनी वेव कंप्लीट की, 15। एक सेकंड में जब एक सेकंड होती है तो 15 बार ऐसे चक्कर लगा लेती है, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, 15 बार, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यही डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक प्लेस इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे हो लिया, कितनी बार ऊपर, या आपका ऑसिलेशन या एक तरह से चक्कर लगा लिए इसने, ठीक है। तो यही है ना, एक सेकंड में कितने लगाए इसने, 15 बार ऑसिलेट किया, तो 15 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट द स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ, बताओ भाई क्या आएगा, ठीक है। ये हमारे पास टाइम है और इस तरफ ये है पोजीशन है, यानी एक्स। स्टैटिकली हमारे पास ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, टाइम 0 था, पोजीशन इसने कितनी दूरी तय की, मीटर में, कुछ भी नहीं किया था। टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है ना, ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेस्ट पे है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, ये ऐसे ही यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो टाइम बढ़ता गया, ग्राफ कैसे रहेगा, ग्राफ ऐसे ही रहेगा, इसकी बिल्कुल लाइन पे ऐसी, इसी लाइन पे रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो ग्राफ, क्या बोलेंगे, ये जीरो ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये टाइम के साथ बढ़ता, यूनिफॉर्मली बढ़ता, तो ऊपर की तरफ आ जाता, फिर आपका ऐसे होता, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती तब आपका ये लीनियर ग्राफ रहता, ठीक है। अगर इसको थोड़ा एक्सेलरेट ज्यादा करते, यानी थोड़ा सा एक्सेलरेट करते, तो ये इस तरह से आता पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इस केस में ये पूछा गया है, तो ये आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, एंगल पूछा गया है भाई, ठीक है। कब पूछा गया है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, जो पाथ होता है उस पर टेंजेंट ड्रा कर दो, जैसे ये जा रहा है, तो इस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी तो ये आएगी, यहां पे वेलोसिटी निकालनी तो ये आएगी, यहां पे वेलोसिटी निकालनी तो ये आएगी, ठीक है। तो इसमें बताया एंगल बिटवीन डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन तो हमारे पास देखो प्रोजेक्टाइल की कंडीशन ये है कि एक बार हमने फोर्स लगा दिया, बाद में कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि हमारे पास ये था, ठीक है, इसको हमने ऐसे फेंका,
तो हाईएस्ट पॉइंट इसका क्या है, यहाँ पे है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, वो तो हमेशा लगेगा चाहे यहाँ पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी इस तरफ आएगी, वेलोसिटी इस पाथ का टेंजेंट ड्रा कर दो, ये वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी तो ये आएगी, यहाँ पे निकालनी तो ये आ जाएगी, टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो ये वेलोसिटी निकल आती है उस टाइम पे। तो हाईएस्ट पॉइंट तो ये हो गया आपका, इस पॉइंट पे वेलोसिटी आएगी ये, ठीक है। तो इस ये वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल ये लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पे देखिए वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो ये आएगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये आएगी, तो यहाँ पे ये एंगल रहेगा ग्रेटर देन 90, ठीक है, ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो और यहाँ पे लेस देन 90 रहेगा हाईएस्ट पॉइंट के बाद, ठीक है। देख सकते हो आप, यहाँ पे ये ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे है, तो ये नंबर से कम है, ठीक है। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, क्वेश्चन नंबर 45। इन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो खैर सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन, बड़े इजी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है इसमें, तो ये हमारे पास बिल्कुल इजी है, सेम टू सेम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यूनिफॉर्म, ऐसे जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले ली। और मैं डायपोल की बात करता हूं, ठीक है। तो डायपोल हमारे पास इन्होंने जो लिया है वो कैसे ले रहे हैं, ये ले लिया, मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डायपोल ले लिया। पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या, क्यू, क्यू ई लगेगा ना, सिंगल पे तो क्यू ई लगेगा, सिंगल पे, ठीक है। पॉजिटिव लगेगा इस तरफ, और इस तरफ फोर्स कितना लगेगा, ये नेगेटिव है और ये क्या थी, पॉजिटिव थे, अट्रैक्ट करेंगे इस, ये आपका इस तरफ फोर्स लगा, इस तरफ फोर्स कितना लगा इसके ऊपर, इस तरफ फोर्स लगा माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना, नेट फोर्स जीरो होगा, क्यू ई इधर लगा, क्यू ई इधर लगा, पूरे डायपोल की बात हो रही है, ठीक है। तो टॉर्क कितना होता है इस पे, आपका टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा, तो ये हमारे पास इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा आपका, ये कोई बड़ा इसमें इशू नहीं था, ठीक है। मैं इनका चेंज कर लेता हूं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी अंडर ए एक्शन ऑफ फोर्स, इसमें क्या पूछा गया, फोर्स की वैल्यू गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है भैया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये थोड़ा टाइप नहीं हुआ था भाई, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं, इसकी वैल्यू ये 10√2 kg है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जो है ये शायद 2 रूट है, ठीक है, यानी 2 रूट नहीं, हमारे पास ये 10 रूट है, ठीक है, ऐसे है वैल्यू, ठीक है। तो ये इतना वैल्यू है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो फोर्स क्या पूछा गया, फोर्स ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है भैया, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू है, 6i कैब प्लस में माइनस में 8j कैब प्लस 10k कैब, ये वैल्यू गिवन है। एक्सेलरेशन क्या गिवन है, एक्सेलरेशन हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वैल्यू गिवन है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे भाई, ठीक है। हमारे पास F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है ma, तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ओनली, डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड इस पे आपका वेक्टर दिया हुआ था, तो वेक्टर से मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए F इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आपका यहाँ पे आएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस में एफ वाई का स्क्वायर प्लस में एफ जेड का स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आएगी, एफ एक्स की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस में माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस 8 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी हमारे पास √200, ठीक है, √200 वैल्यू आ गई एफ की वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 गुणा 2, ठीक है, 100 गुणा 2 लिख दिया तो 2 है वो 12 आ जाएगा, 10√2 आ गया। किसकी वैल्यू आई है, फोर्स की वैल्यू आई है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन दिया हुआ मास चाहिए, ठीक है। तो m निकालना है, तो m क्या आएगा, F/a, a कितना है 1 है,
ये कितना है 1 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो यही वैल्यू आएगी 10√2 आएगा, ठीक है। तो 10√2 ये ऑप्शन सी सही है आपका, ठीक है। क्लियर है भैया, मैग्नीट्यूड निकालना था इसमें, मैग्नीट्यूड निकाल करके ठीक है आप मास निकाल सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ये आपका जो आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें हमारे पास टोटल एनर्जी क्या रहती है, ठीक है। टोटल एनर्जी का आपका चेंज नहीं होती भाई, ठीक है। आइसोलेट है वो सराउंडिंग से, ठीक है। उसमें हीट का मास का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, तो आपका टोटल एनर्जी कैन नॉट चेंज, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए बॉम्ब एट रेस्ट, ठीक है। और वो एक्सप्लोड हो गया भाई टीनी पार्टिकल्स में काफी, ठीक है। वो रेस्ट में था पहले, ठीक है। तो बॉम्ब ये हमारे पास था, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था भाई। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, पी इनिशियल, ठीक है। m1 u1 प्लस में m2 u2 प्लस में हमारे पास क्या था m n m u n, ठीक है। ये वैल्यू थी इनिशियल मोमेंटम की। तो क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इनकी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वेलोसिटी 0 थी तो मास चाहे कितना भी हो 0 आ जाएगा। और फिर क्या हो रहा है कि फिर ये पार्टिकल एक्सप्लोड हो गया, एक पार्टिकल इस तरह से एक्सप्लोड हो गया, एक पार्टिकल इधर चला गया, एक पार्टिकल इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है। एक इधर आया तो वो इधर भी गया है, ठीक है। चारों डायरेक्शन में गया चला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्या आएगा कि जो आपका टीनी फ्रेगमेंट्स में वो टूट गया, तो टोटल मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ आपका लीनियर मोमेंटम की जो थ्योरम है वो यही कहती है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो सीधा आप लिख सकते हो कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है, यानी 0, ठीक है, फाइनल मोमेंटम। वैसे आपको देखना है तो देख लीजिए, मान लीजिए ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल अगर आपका इसका मास 1 ग्राम मान लीजिए और वेलोसिटी इसकी 20 मीटर प्रति सेकंड इस तरफ आया, तो इस तरफ ये वेलोसिटी इस तरफ भी तो आया कोई पार्टिकल, ठीक है। 1 ग्राम का पार्टिकल 20 मीटर वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसी प्रकार अगर इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ पार्टिकल आए हैं और इस डायरेक्शन में भी जाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें जितना आया उतना उस डायरेक्शन में गया, जितना इस डायरेक्शन में गया उतना इस डायरेक्शन में गया। टोटल सम करेंगे इनका, ठीक है, वेक्टर सम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। ये अलजेब्रिक लिखा हुआ है, वेक्टर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप सिंपली आप कंजर्वेशन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा समझ के करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, जैसे कि ठीक उसी प्रकार से है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर पहले कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। बाद में 20 न्यूटन इधर लगा दिया, 20 इधर लगा दिया, तो अब भी कहीं नहीं जा रहा ना, रिजल्टेंट तो 0 है। 20 इधर जरूर लग रहा है, 20 इधर लग रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या है, 0 है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे टीनी पार्टिकल्स है जो बम के, वो एक्सप्लोड हो रहे हैं, वो चारों डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक की वेलोसिटी इधर है, एक की वेलोसिटी इधर है, जो कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो हमारे पास ये था भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 3 रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन ए ट्रायंगल फॉर्म, ठीक है। देन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस है, ये ओम में आपका वैल्यू आएगी, ठीक है। ईच 20 ओम, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस मान लीजिए, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया भाई। 3 रजिस्टर है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। R1 R2 R3, ठीक है। कितनी वैल्यू है, 20 वैल्यू है, 20 ट्रायंगुलर फॉर्म में। देन टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्नर ऑफ व्हील, 2 कॉर्नर ले लो, चाहे AC ले लो, चाहे AB ले लो, चाहे BC ले लो, दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये देखना है। मान लीजिए A और C के बीच की बात हो रही है, तो A और C के बीच की बात कर रहा हूं मैं, तो A एंड C के बीच की बात कर रहा हूं, तो A आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो A से C पे जाएंगे, A से C पे जाएंगे, 2 रास्ते आ गए, एक तो डायरेक्ट आ गया, ठीक है, और एक रास्ता हो गया आपका ये A से B पे होते हुए C तक जाना। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये 20 ये है, 20 ये है, और इधर क्या है 20 ये है। तो पहले क्या है, 2 रास्ते पड़ रहे हैं तो पैरेलल हो गए हैं, तो पहले इनका हिसाब कर लेते हैं। ये दोनों क्या है 20, यानी ये और ये आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो कितना हो गया, इन दोनों को आगे लिख सकता हूं मैं,
एक रजिस्टर लगा दो, कितना आ गया 40 आ गया, दोनों सीरीज में थे तो इधर क्या था 20 था, ठीक है। तो कितना आएगा, पैरेलल में है, अब 1/20 प्लस में 1/40 कितना है हमारे पास 40 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट 1/r के इक्विवेलेंट है, तो r की वैल्यू कितना आ गई 40/3 ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 40/3 इसका आंसर जो है वो आएगा, ठीक है। तो 40/3 ये ऑप्शन सी मिसप्रिंट हो गया आपका, तो इसको आप थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका आप ये ऑप्शंस देख लें, ठीक है। ये कल आपको क्लियर होगा कि जैसे ए से सी पे जा रहे हैं, तो ये R1 और R2 आपस में क्या R3 क्या होंगे, सीरीज में होंगे, ए से सी पे जा रहे हैं तो, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो 40 होगा, 20 होगा, तो 1/20 1/40 40 एलसीएम, यहाँ पे 2 और 1, तो कितना आ गया 3/40 आ गया, 3/40 आया है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये 1/r की वैल्यू है, r की वैल्यू करेंगे तो 40/3 आएगा, तो 40/3, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो आपका 3/40 कर दीजिए आप, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस्ड थे, ठीक है, या फिर मतलब मेमोरी बेस्ड थे, तो इस वजह से थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत हो सकती है, बट आप सम को ध्यान से रखें, सम आपका यही था, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन अभी हम आज की क्लास में 30 क्वेश्चन किए हमने, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने 20 किए थे, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। ये बॉडी इज कंप्लीटली रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड्स, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट लगा लो, स्प्रिंग लगा लो, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, स्प्रिंग नहीं हो सकता, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, इसने अपनी शेप चेंज कर ली, तो डिफॉर्मेबल तो है बॉडी ये, ठीक है। और डिफॉर्मेबल मतलब उसकी शेप चेंज हो सकती है, बट जैसे ही हमने ये फोर्स को रिमूव किया तो ये ऑब्जेक्ट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यानी कि वापसी उसी स्थिति में आ गया जिस स्थिति से चला था, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक कौन सी होती है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसको दबा दिया, कंप्रेस करके इतना कर दिया, अब ये यहीं पे रहेगा, वापसी यहाँ पे नहीं आएगा, शेप उसकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होती है, लेकिन यहाँ पे बात करें इलास्टिक की। इलास्टिक मतलब जो अपनी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड्स, ठीक है। तो परफेक्टली आपका इलास्टिक बॉडी। तो ये हमने आज ये हमने किया है, हम ये आपको पता है कि 2000 क्वेश्चंस की ये सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो इसके तहत हमने सेकंड वीडियो हमने कंप्लीट किया है, आगे भी हम ये नेक्स्ट वीडियो आपका जल्द आएगा। ये मैं आपको अश्योर करता हूं कि ये आप 2000 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो 2000 क्वेश्चंस में आप मान के चलें कि आपके 23 से तो अब आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यानी इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने के चांसेस ही नहीं है। वैसे हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं इससे भी कम टाइम पे डायरेक्टली ऑप्शन बता करके, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको कम टाइम में आपको एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको ये क्लियर हो। और वन मोर थिंग आप ध्यान रखें, अपना नोटबुक और पेन जो है साथ में लेके बैठे ताकि आपको क्लियर हो। नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा तो आप उससे मैच कर लेना कि 2000 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन सभी के सभी आए हुए हैं नहीं आए हैं, तो सभी क्वेश्चन इन्हीं से आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।